हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटैप प्लेटफॉर्म। सो जैसे गाइस हम लोग जानते हैं कि 2025 के लिए जो जैब एग्जामिनेशन है दैट इज़ वेरी मच नियर बाय नाउ। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस जो थे वो हम लोगों से फ्रेम किए गए थे विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट दैट इज़ RBWM। सो आज के इस सेशन में हम लोग जैब जून 2024 एग्जाम के अंदर जो RBWM कंपोनेंट था उस कंपोनेंट के रिकलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि अभी तक अगर आप लोगों ने एडुटैप के द्वारा जो ई बुक लॉन्च की गई है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस ई बुक को एक्सेस नहीं किया हुआ है तो इस ई बुक के लिए जो लिंक है दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यू कैन हैव एक्सेस फॉर दैट ई बुक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक इटसेल्फ। सो इस ई बुक को एक्सेस करने के बाद आप लोगों के जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जैब, इसके अलावा सिलेबस क्या रहता है, ठीक है, इन सारे जो भी ये हमारे डाउट्स हैं, जैसे प्रीवियस ये क्वेश्चंस क्या रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और सिलेबस क्या है पर्टिकुलर कंपोनेंट वाइज, ये सारे डाउट्स जो हैं आप लोगों के रिजॉल्व हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक। सो आप लोग इस ई बुक को ज़रूर एक्सेस करें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन गाइस। सो RBWM जून 2024 के रिकलेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है बाय द एडुटैप इटसेल्फ, जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखने के लिए मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने जो है वो 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन का टाइप, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे, इसके अलावा उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो क्वेश्चन की डिस्कस की जाएगी सेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 2 के अंदर हम लोग जो है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन का तो पता नहीं लग पाया हम लोगों को, बट हम लोगों ने टॉपिक और किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था उस चीज़ को यहाँ पे रिफ्रेम किया हुआ है। सेक्शन सी के अंदर हम लोगों को ना तो क्वेश्चन का टाइप पता लग पाया, ना ही किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था वो पता लग पाया, बट यहाँ से हम लोग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम इटसेल्फ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेक्शन रादर आई वुड से। सो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। योर ऑप्शंस आर, इट इज नॉट यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस, इट एम्स टू हैव सेपरेट बिजनेस लाइन, इट इज यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशंस, इट कंबाइंस मैनी सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड कोहेसिव अप्रोच। सो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ। अब हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच, 3 तरह की अप्रोचेज हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच के अंदर हम लोग जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और सिमिलरली हम लोग डिपार्टमेंटल अप्रोच के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देंगे, बट डिपार्टमेंटल अप्रोच के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जबकि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच के अंदर हम लोग जो है वो प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल के अंदर हम लोग जो है वो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर स्मॉल बिजनेसेस। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। Next question is, in loans and advances monitoring dash is more dash than dash accounts. So your options are retail simple and corporate, retail laborious corporate, retail difficult MSME, retail laborious and high net worth income customers. So the right answer for this particular question will be option number B itself, that is in loans and advances monitoring रिटेल इज मोर लेबोरियस देन द कॉर्पोरेट अकाउंट्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रिटेल अकाउंट्स रहते हैं उसके अंदर मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स इन्वॉल्व रहेंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स रहेंगे तो इनको मॉनिटर करना भी उतना ही हमारे लिए जो है वो टफ हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई मॉनिटरिंग लोन्स इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग इज मोर लेबोरियस देन द कॉर्पोरेट अकाउंट्स। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। योर ऑप्शंस आर कॉस्ट कटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फोकसिंग ऑन द रिड्यूसिंग एनपीएस, एनहांसिंग कस्टमर रिलेशनशिप, ऑप्शन डी इज एनहांसिंग नॉन इंटरेस्ट इनकम। सो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में कौन सा जो है वो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से जो है वो रिजल्ट नहीं होगा, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प नहीं करेगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, ठीक है, कॉस्ट कटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बिहाफ पे, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हम लोग जो है कंसिडर करते हुए अगर कॉस्ट कटिंग कर लेंगे कि हम लोग
अगर कॉस्ट कटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर एट द एक्सपेंस, बदले में कस्टमर सेटिस्फेक्शन उससे कम हो जाएगी, सो इट विल नॉट इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, रेदर इट विल डिक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बैंक। नेक्स्ट ऑप्शन इज फोकसिंग ऑन द रिड्यूसिंग एनपीएस। बिल्कुल, अगर हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितने ज़्यादा कम होंगे उतनी हमारी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कस्टमर रिलेशनशिप अच्छी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। नॉन इंटरेस्ट इनकम दैट इज फी बेस्ड इनकम अगर हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो उससे भी हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एसबीयूज। एसबीयूज क्या है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स मॉडल, जो अभी मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करके बताया। सो अब यहाँ पे एसबीयू के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। एन एसबीयू कैन बी अ बिजनेस यूनिट ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन। SBU on product offering and market segment. SBUs are autonomous division and SBU can be a business unit of a small business. So not correct यहाँ पे पूछा गया, भी correct not correct, ट्रू और फॉल्स, इन कीवर्ड्स का हम लोगों ने ध्यान रखना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ। अब क्यों ऑप्शन डी जो है करेक्ट है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है इट इज अ बिजनेस यूनिट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ स्मॉल बिजनेस इटसेल्फ। दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन इज द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? योर ऑप्शंस आर सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका या फिर बार्कलेज बैंक। योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4 itself. सो किसके द्वारा जो था वो इंडियन, कौन से इंडियन बैंक के द्वारा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इंडिया में लॉन्च किया गया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, दैट इज सिटी बैंक। सो इट इज डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सो इस तरह के फैक्ट्स को आप लोगों ने ध्यान रखना है। पहला क्रेडिट कार्ड इंडिया में किसने लॉन्च किया, पहला एटीएम कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, इस तरह से फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग? Statement 1 is 24/7 availability. Statement 2 is instant transactions. Statement 3 is financial inclusion of the unbanked. Statement 4 is reduces cost for the bank. So digital banking के benefits के regarding question frame किया गया है। Your options are 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4 itself. So the right answer for this question will be option number D, that is 1, 2, 3 and 4. So ये सारे ही हमारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। डिजिटल बैंकिंग 24/7 अवेलेबल रहती है, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स की जा सकती हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है वो मद्देनजर रखते हुए डिजिटल बैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अनबैंक्ड ऑडियंस को जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, रिड्यूसेस कॉस्ट फॉर द बैंक। अब बैंक के लिए जो कॉस्ट है, जो ऑपरेशन कॉस्ट है, वो भी रिड्यूस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल बैंकिंग। दैट इज वाई ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इज द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स यूजेज अ हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल? योर ऑप्शंस आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स या फिर नन ऑफ द अबव। सो हम लोग जो है वो चार तरह के बेसिकली मॉडल्स देखते हैं अपने इस रिटेल बैंकिंग के अंदर। सो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया कि कौन से बैंक्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। अब देखिए, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल होता क्या है? जहाँ पे अलग अलग डेटा सेट का यूज़ किया जाता है फॉर डिजाइनिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। सो इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसके अलावा एक रहता है हमारा वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो जो वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है वहाँ पे एक कॉमन डेटाबेस का यूज़ किया जाता है फॉर डिजाइनिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड services. Similarly, there are two model, that is predominantly horizontally organized model and predominantly vertically organized model. अब जो predominantly horizontally organized model रहता है वहाँ पे जनरली हम लोग जो है वो अलग अलग डेटा सेट का ही यूज़ करते हैं फॉर डिजाइनिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बट कुछ केसेस के अंदर जो है कॉमन डेटा का भी यूज़ कर लिया जाता है फॉर डिजाइनिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सिमिलरली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल हम लोगों ने देखा। अब प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल क्या हो जाएगा? जहाँ पे यूजुअली वी यूज कॉमन डेटाबेस फॉर डिजाइनिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बट इन रेयर केसेज we use separate data set for designing separate products and services. So ये हमारे मॉडल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो किसी भी मॉडल से जो है वो आप लोगों से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर। सो राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा यूज किया जाता है। इसी तरह से जो वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू नेशनलाइज 14 बैंक्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? सो बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। 14 बैंक्स
कौन से ईयर में नेशनलाइज किए गए? योर ऑप्शंस आर 1967, 1969, 1971, 1973. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1969. सो 1969 के अंदर हम लोग जानते हैं कि 1969 के अंदर 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. इसके अलावा 1980 के अंदर जो था 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. तो हो सकता है इस साइकिल के अंदर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980 या फिर 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन विच ईयर. तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द इनकम ब्रैकेट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना? योर स्टेटमेंट्स आर EWS up to 3 lakh, LIG that is lower income group 3 to 6 lakh, MIG1 6 to 18 lakh. Your statements are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So the right answer for this question will be option number A, that is 1 and 2 only. अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो बेनिफिशियरीज हैं उनको इनकम के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. EWS that is इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1 और मिडिल इनकम ग्रुप 2 itself. सो इनको किस तरह से जो है वो हम लोग यहाँ पे सेग्रीगेट कर पाते हैं. अब देखिए EWS किस इंडिविजुअल को बोला जाएगा जिनकी इनकम जो है वो 3 लाख तक है पर एनम में. 3 से 6 लाख तक जिनकी इनकम है उनको हम लोग लोअर इनकम ग्रुप का पार्ट मानेंगे. 6 से 12 लाख वालों को हम लोग मिडिल इनकम ग्रुप 1 का पार्ट मानेंगे और 12 से 18 लाख वालों को मिडिल इनकम ग्रुप 2 का पार्ट माना जाएगा. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया गया था MIG1 6 to 18 lakh, सो इट शुड बी 6 to 12 lakh itself. Those will be the part of MIG1 itself. That is why option A is the right one. That is 1 and 2 are the correct statements with respect to the given question itself. Moving ahead, next question हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. Which of the following are the accounts associated with least cost? Your options are current and savings account, FD and RD account, करंट एंड FD अकाउंट, FD एंड सेविंग्स अकाउंट. सो लीस्ट कॉस्ट जो है कौन से अकाउंट्स के साथ एसोसिएटेड रहती है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, दैट इज करंट एंड सेविंग्स अकाउंट. क्योंकि करंट और सेविंग्स अकाउंट को मेंटेन करने पे हम लोग जानते हैं कि बैंक्स के द्वारा जो हो करंट अकाउंट के ऊपर तो कोई भी नो इंटरेस्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, बट इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट अ वेरी लो interest is being provided to the customer itself. ठीक है. So that is why these are having the least cost among the given account itself. So option A will be the right one for this particular question. Moving ahead, next question अब हम लोग देख लेते हैं. Next question is, in case of term deposit above rupees dash, can the amount मस्ट बी पेड यूजिंग द अकाउंट पे चेक? मतलब टर्म डिपॉजिट के केस में कितना अमाउंट से ज़्यादा जो है वो अकाउंट पे चेक के थ्रू ही अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा. योर ऑप्शंस आर 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000. सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20,000. मतलब टर्म डिपॉजिट के केस में अगर 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो उस केस में जो अमाउंट है दैट विल बी पेड यूजिंग अकाउंट पे चेक इटसेल्फ. सो दिस इज द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर. इसी तरह से हम लोग जो है वो अलग अलग फैक्ट्स को रिमेंबर रखेंगे जो भी हमारे टर्म डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट के रिगार्डिंग है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्म डिपॉजिट इज करेक्ट? ठीक है. Your options are premature withdrawal facilities available for a deposit with more than 5 crore. Interest on a mature deposit is higher of the saving or term deposit. Maturity or tenure is maximum 120 month. In cumulative FD, interest is not reinvested. So term deposit के regarding यहाँ पे statements दी गई हैं. Right answer will be option number C itself. ठीक है. तो सही स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई थी टर्म डिपॉजिट के लिए जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है? तो मैक्सिमम जो टर्म डिपॉजिट का टेन्योर होता है दैट कैन बी 120 मंथ. ठीक है. सो इसीलिए दिस स्टेटमेंट विल बी द राइट वन. अब यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है, इन क्यूमुलेटिव FD इंटरेस्ट इज नॉट री इन्वेस्टेड. सो क्यूमुलेटिव FD के अंदर जो इंटरेस्ट है दैट इज री इन्वेस्टेड और यहाँ पे हम लोगों को जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन. इंटरेस्ट ऑन मैच्योर डिपॉजिट इज हायर ऑफ द सेविंग और टर्म डिपॉजिट. मतलब जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि जो जब टर्म डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा तो सेविंग और टर्म डिपॉजिट दोनों में से जो हायर इंटरेस्ट होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा. ऐसा नहीं है अगर टर्म डिपॉजिट मैच्योर हो गया और उसको क्लेम नहीं किया जा रहा तो उस केस में सेविंग्स अकाउंट वाला ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन. ठीक है. अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए है दैट इज प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर अ डिपॉजिट मोर देन 5 करोड़. ठीक है. सो मोर देन 5 करोड़ ये कोई लिमिट हमारी यहाँ पे नहीं है. 5 करोड़ इज नॉट द लिमिट फॉर द प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी. इस तरह की कोई भी लिमिट जो हो टर्म डिपॉजिट के केस में देखने को नहीं मिलती है. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो द इनकरेक्ट वन. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ
willful default due to diversion of funds. Your options are use of short-term working capital fund for long-term purpose, diverting borrowed funds for activities different from the loan's original purpose. Option C is unauthorized transfer of funds to subsidiaries. Option D is all of the above. So देखिए हम लोगों को रीपेमेंट ऑफ लोन जब भी देखने को मिलता है तो उस केस में हम लोगों को दो तरह के डिफ़ॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं, एक है जेन्युइन डिफ़ॉल्ट और दूसरा रहता है विलफुल डिफ़ॉल्ट। तो विलफुल डिफ़ॉल्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि विलफुल डिफ़ॉल्ट किसको माना जाएगा। विलफुल डिफ़ॉल्ट के अंदर डाइवर्जन ऑफ फंड मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्ट ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ फंड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी कि अगर हम लोग शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड का यूज लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज डाइवर्जन ऑफ फंड। और अगर हम लोगों ने पैसा किसी और चीज़ के लिए मतलब घर बनाने के लिए पैसा लिया और गाड़ी ले ली तो उससे उसको भी हम लोग डाइवर्जन ऑफ फंड बोलेंगे। अनऑथराइज ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू सब्सिडरीज मतलब हम लोगों ने बैंक से पैसा तो बोरो कर लिया बट उसको जो है अपनी सब्सिडरी में ट्रांसफर कर लिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द बैंक। सो इन तीनों ही सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जन ऑफ फंड बोलेंगे, जो कि हमारा पार्ट बनेगी विलफुल डिफॉल्ट का। ठीक है, सो दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग RTGS। ठीक है, your statements are there is a gap on charges determined by RBI, RTGS has no minimum or maximum limit, RTGS is only available within the bank hours. So your statements are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So RTGS के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछा गया है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी itself, that is 2 and 3 only। देखिए RTGS के ऊपर हम लोग जानते हैं कि देयर इज अ मिनिमम लिमिट, रदर वहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है बट मिनिमम लिमिट इज़ देयर ऑन RTGS। इसके अलावा RTGS जो है वो बैंक आवर्स में नहीं 24/7 मैनर के अंदर जो है वो इसको इस RTGS दैट इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट वाली ये जो हमारी फंक्शनलिटी है इसको एक्सेस किया जाता है फॉर मेकिंग द ट्रांजेक्शन इटसेल्फ। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि RTGS के ऊपर किसी भी तरह की जो है वो मैक्सिमम लिमिट हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है बट यहाँ पे मिनिमम लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है, दैट इज 2 लाख रुपीज इज द मिनिमम लिमिट विद रिस्पेक्ट टू द RTGS इटसेल्फ। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, दैट इज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, RBI deregulated interest rates in 2011, which of the following are correct? Your options are banks can give differential interest rates on balances, banks must give uniform interest rate till rupees 50,000, the rate shall be subject to negotiation between the depositor and the bank, option D is there is no comprehensive policy on interest rate on deposits itself। so correct statement आप लोगों से पूछी गई है, correct statement will be option number A itself। मतलब banks जो है वो differential rate of interest offer कर सकते हैं अपने customers को, अलग अलग जो rate of interest है वो offer किए जा सकते हैं depending upon the type of deposit के मतलब कितना deposit जो हो customers के द्वारा किया गया है उस बेसिस के ऊपर जो है वो banks जो है वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो है वो वेरिएशन कर सकते हैं। अब अगर एंड ऑफ द डे अगर सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड करता है तो बैंक उस केस में डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी ये जो स्टेटमेंट हो जाती है दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द करेक्ट वन। बैंक मस्ट गिव यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट टिल 50,000 नहीं भी 1 लाख इज द अमाउंट। द रेट शेल बी सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बैंक। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिपॉजिटर और बैंक के बीच में नेगोशिएशन हो पाएगी जब भी इंटरेस्ट रेट जो थे वो डिरेगुलेट किए गए 2011 के बाद। देयर इज़ नो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स, ऐसा भी नहीं है। देयर इज़ अ पॉलिसी के 1 लाख तक जो है वो एक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर 1 लाख रुपए तक का जो सेविंग अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है एंड ऑफ डे में तो उस केस में फिर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर ये अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड करता है तो उस केस में डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग VSIP। ठीक है, सो योर ऑप्शंस आर प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई-पेन, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, GPS स्टैम्प, ऑडिट ट्रेल इज नॉट नेसेसरी। अब VSIP क्या है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑडिट ट्रेल इज नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है अभी ऑडिट ट्रेल इज नेसेसरी। अब ये जो VSIP है इट विल बी कंसिडर्ड एज पार विद द CIP itself, that is कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो पहले डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो था वो कंडक्ट किया जाता था उसी से जो है वो एट पार माना जाएगा VSIP को। बट यहाँ पे ऑडिट ट्रेल इज नेसेसरी, मतलब ऑडिटिंग करना जो है नेसेसरी रहेगा जो भी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का पार्ट बनेगा। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ CIC recognized by the RBI? CIC क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। योर ऑप्शंस आर CRIF, ICRA, CRISIL and S&P. So the right answer will be option number A itself, that is CRIF is a recognized credit information company by the RBI itself. So हम लोगों को कौन कौन सी CICs देखने के लिए मिलती हैं? ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, इक्विफेक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्राइवेट सर्विसेज लिमिटेड, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा CRIF. सो दीज आर दी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जिनको जो है वो RBI के द्वारा जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट इनमें से कौन सा नहीं है? करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट या फिर नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर विल बी रेकरिंग डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट यहाँ पे पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि डिमांड और टर्म डिपॉजिट, दो तरह के डिपॉजिट जो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। डिमांड डिपॉजिट का पार्ट बनते हैं हमारे करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से टर्म डिपॉजिट का पार्ट बनते हैं हमारे फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन इटसेल्फ, ठीक है। यही यहाँ पे पूछा गया है, नॉट अ डिमांड डिपॉजिट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? Which match the following with respect to Maslow's need hierarchy theory? Your statements are core savings account is matched with psychological needs, home improvement loan is mapped with esteem needs, retirement solutions with physiological needs, ठीक है। Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So the right answer will be option number A, that is 1 and 2 only. So these are the correct one. अब मैस्लो की जो नीड ऑफ हायरार्की है उसके अंदर 5 तरह की नीड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं अभी। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सोशल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, इसके बाद सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो दीज आर 5 काइंड ऑफ नीड्स जिनके साथ जो है वो अलग अलग बैंक के प्रोडक्ट्स को जो है वो मैच किया जाता है। जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स के साथ कोर सेविंग्स अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, हाउसिंग लोन। इसी तरह से सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी नीड्स के साथ जो मैप किया जाता है प्रोडक्ट को, दैट इज रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल प्रोडक्ट्स। सिमिलरली सेफ्टी नीड्स का पार्ट बनेंगे कस्टमर लोन्स, पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स। इसके अलावा अलग अलग तरह के रिटेल गोल्ड कॉइन्स, हेल्थ पॉलिसीज, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर द म्यूचुअल फंड, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। सो दीज ऑल विल बी द पार्ट ऑफ सोशल नीड्स। सोशल नीड्स वो नीड्स होती हैं जहाँ पे अपने बिलोंगिंगनेस जो फील करना चाहता है इंडिविजुअल, अपने लव्ड वंस के साथ जो है वो जो भी उसकी डिजायर्स है उनको फुलफिल करना चाहता है। नेक्स्ट वन इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स कौन सी नीड्स होती हैं? जहाँ पे एक स्पेशल रिकॉग्निशन जो है एक इंडिविजुअल चाहता है, तो इसके रिगार्डिंग कौन से प्रोडक्ट ऑफर किए जा सकते हैं? स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सेकंड हाउसिंग लोन या फिर होम इंप्रूवमेंट और होम डेकोर लोन। लास्ट लेवल ऑफ नीड जो रहता है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहाँ पे कस्टमर को ऑफर किए जा सकते हैं पेंशनर प्लान, रिटायरमेंट सॉल्यूशन इन द बैंकिंग एंड पेंशन प्लान इन इंश्योरेंस। इसके अलावा सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर किए जा सकते हैं। सो दीज आर दी 5 काइंड ऑफ नीड्स। सो किसी भी नीड से जो है वो मैप करते हुआ क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। सो ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज नीड्स, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी बात की 5 तरह की नीड्स के बारे में और इनके लिए क्या क्या जो है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर किए जा सकते हैं बैंक्स के द्वारा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग रिकवरी एजेंट्स आर करेक्ट? योर ऑप्शंस आर बैंक मस्ट हैव अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉर engaging recovery agents including verification of their antecedents. Banks are not required to inform borrowers about the details of the recovery agency. Recovery agents can operate without any identification or authorization letter from the bank. Bank should not conduct re-verification of antecedents of recovery agents after the initial verification. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option number A itself, that is जो बैंक्स मस्ट हैव अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉर एंगेजिंग रिकवरी एजेंट्स इंक्लूडिंग द वेरिफिकेशन ऑफ देयर एंटीसीडेंट्स। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिकवरी एजेंट्स। अब इन रिकवरी एजेंट्स को जो है वो बैंक्स के द्वारा हायर किया जाता है ऑन अ फी बेस्ड इनकम, ठीक है। जितना ये अमाउंट जो रिकवर करके यहाँ लाएंगे उस हिसाब से इनको जो है वो इनकम वेरिएबल कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये बोल रहा है बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म बोरोवर। नहीं भाई, बैंक्स को जो है वो बोरोवर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिगार्डिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द रिकवरी एजेंसी। इसके अलावा जो रिकवरी एजेंट है कैन ऑपरेट विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन, ऐसा नहीं है, प्रॉपर उनकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को करनी रहेगी जब भी जो रिकवरी एजेंट्स को हायर किया जाएगा बैंक्स के द्वारा। सो री वेरिफिकेशन ऑफ द एंटीसीडेंट्स इज ऑल्सो कंडक्टेड इन केस ऑफ रिकवरी एजेंट्स आफ्टर देयर इनिशियल वेरिफिकेशन। जो इनिशियली वेरिफिकेशन हुई उसके बाद फिर से जो है वो री वेरिफिकेशन की जाएगी ऑफ द रिकवरी एजेंट्स, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा जो है वो रिकवरी एजेंट्स की रिगार्डिंग
रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था आप लोगों के लिए एग्जाम के अंदर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। AI टर्म वॉज गिवन बाय, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टर्म थी, इट वॉज गिवन बाय एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की या फिर हर्बर्ट साइमन। सो किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म को दिया गया? इट वॉज गिवन बाय ऑप्शन बी, दैट इज जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी के द्वारा जो था इस टर्म को कॉइन किया गया, बाद में एलन ट्यूरिंग के द्वारा जो था इस टर्म को पॉपुलराइज किया गया। सो इट इज़ डायरेक्टली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सो इस तरह के फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे अपने एग्जाम के अंदर। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहां पे डायरेक्टली फैक्ट पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ क्रेडिट स्कोर वैल्यूज 200 to 800, 300 to 900, 100 to 700 या फिर 400 to 1000 इटसेल्फ। सो क्रेडिट स्कोर की जो वैल्यू है वो क्या रहती है हम लोगों को? ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, दैट इज 300 to 900। अब 700 से ज़्यादा का अगर क्रेडिट स्कोर इंडिविजुअल का रहता है तो उसको एक गुड क्रेडिट स्कोर जो है वो जनरली हम लोग कंसीडर कर पाते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्रेडिट स्कोर है इसको किस तरह से जो है वो मेजर किया जाता है या फिर किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस पेमेंट हिस्ट्री रही है एक इंडिविजुअल कस्टमर की, उस पेमेंट हिस्ट्री को एनालाइज करके जो है वो हम लोग एक क्रेडिट स्कोर को जो है वो जनरेट कर पाते हैं। और कौन जनरेट करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द क्रेडिट स्कोर? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इटसेल्फ। सो दिस इज द रेंज ऑफ क्रेडिट स्कोर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द डिपॉजिटर? एजेंट एंड प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी या फिर लेंडर एंड बोरोवर? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ, दैट इज डेटर एंड क्रेडिटर। अब जो बैंक है वो अपने बैंक और डिपॉजिटर के बारे में बीच में यहाँ रिलेशन को पूछा गया है। सो डिपॉजिटर जो है अपने सरप्लस फंड्स को डिपॉजिट करता है बैंक के पास, ठीक है, और बैंक जो है वो क्या करता है? डिपॉजिटर को जो है वो लोन्स वगैरह की फॉर्म में जो है फंड्स को उनको प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो मतलब यहाँ पे बैंक और डिपॉजिटर के बीच में क्या रिलेशन हुआ? डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ अ टर्म डिपॉजिट? योर ऑप्शंस आर 7 days, 14 days, 6 months एंड 1 year इटसेल्फ। सो टर्म डिपॉजिट दैट इज FD या फिर RD का जो मिनिमम टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है? दैट इज 7 days। दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, ठीक है। अगर डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो 15 लाख या फिर इससे ज़्यादा है, सो जो टर्म डिपॉजिट है मिनिमम पीरियड उसका कितना रहेगा? 7 days रहेगा। और अगर एंड मिनिमम 15 days फॉर द अमाउंट लेस देन 15 लाख, और अगर 15 लाख से कम है तो मिनिमम 15 दिन जो है उस केस में हम लोगों को टेन्योर देखने के लिए, मिनिमम पीरियड देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो अमाउंट है ये वेरी कर सकता है, बट जनरली हम लोग देख पाते हैं कि 15 लाख या फिर इससे ज़्यादा का अमाउंट है तो मिनिमम 7 दिनों के लिए जो है वो टर्म डिपॉजिट के अंदर उसको डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लॉसेस ड्यू टू प्रोसेसिंग फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ रिस्क? ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क या फिर नन ऑफ द अबव? सो अलग अलग तरह के रिस्क हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। सो प्रोसेसिंग मतलब डे टू डे ऑपरेशन के अंदर अगर फेलियर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है उससे जो रिस्क राइज होगा दैट विल बी ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। इसी तरह से क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क क्या है? जहाँ पे जो क्रेडिटर मतलब जो डेटर है जिसने जो फंड्स लिए हुए हैं, फंड्स बोरो किए हुए हैं, अगर वो उनको रीपे नहीं कर पाता है तो उस केस में जो बैंक के लिए रिस्क राइज होगा दैट विल बी अ क्रेडिट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है? जब मार्केट रेट्स में फ्लक्चुएशन आने की वजह से किसी भी तरह का लॉस अगर बैंक को झेलना पड़ता है तो उस वजह से जो रिस्क राइज हो पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट रिस्क बोल देते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट BSBD इज नॉट करेक्ट? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है। योर ऑप्शंस आर द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इज नॉर्मल बैंकिंग सर्विस अवेलेबल टू ऑल, BSBDA इज सब्जेक्ट टू KYC एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस बीइंग इशूड बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। Option C is holders of the basic saving bank deposit account will be eligible for opening any other saving bank deposit. Option D is the existing basic banking no frills account should be converted to basic saving bank deposit account. So not true statement यहाँ पे पूछी गई है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज एक इंडिविजुअल जिनके द्वारा BSBD अकाउंट जो होल्ड किया जा रहा है किसी भी बैंक के अंदर, उसी बैंक के अंदर वो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट को जो है वो ओपन अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बोला हुआ है विल बी एलिजिबल, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ओपनिंग एनी काइंड ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विद इन द सेम बैंक ब्रांच इटसेल्फ। दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन, और हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। बाकी जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू BSBD एक्चुअल में जो अकाउंट ओपन अप किए जाते हैं दोज आर बीइंग ओपनड फॉर बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जो बेसिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जो है वो BSBD अकाउंट का यूज करते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन द क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन के अंदर कितनी पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं। योर ऑप्शंस आर 1, 2, 4 and 5 itself. So the right answer will be 5 itself. So 5 parties are involved in the credit card transaction. अब कौन कौन सी ये 5 पार्टीज हैं? कस्टमर, रिटेलर, एक्वायरिंग बैंक, क्लियरिंग नेटवर्क एंड इशूइंग बैंक। सो इस तरह से टोटल 5 पार्टीज जो है वो हम लोगों को क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलती हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाउ मच जनरल प्रोविजन हैज़ टू बी क्रेडिटेड फॉर एन SME अकाउंट। 0.15%, 0.20%, 0.25% एंड 0.30%। सो SME दैट इज स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अकाउंट के केस में कितनी जो है वो जनरल प्रोविजनिंग करनी रहती है। जनरल प्रोविजनिंग का मतलब क्या है कि इन अकाउंट्स के अंदर हम लोगों को कितना मनी जो है वो सेट असाइड करके रखना पड़ेगा, सो दैट अगर ये जो पैसा हमारा जो है वो SME अकाउंट्स के अंदर लोन्स की फॉर्म में गया हुआ अगर वो वापस नहीं भी आता तो हमारे पास जो एक बैकअप आना चाहिए, उसी को बोलते हैं प्रोविजनिंग। मनी विच इज बीइंग सेट असाइड इन केस ऑफ SME अकाउंट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 0.25% विल बी द जनरल प्रोविजनिंग विच नीड टू बी क्रिएटेड फॉर अ SME अकाउंट। सो इट इज डायरेक्टली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोगों से जो है वो रियल एस्टेट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि 1% जो प्रोविजनिंग करनी रहती है। ठीक है, इसी तरह से हाउसिंग लोन्स के केस में जो है वो 0.25% जो प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, और ऑल अदर लोन्स एंड एडवांस इज नॉट इंक्लूडेड अबव, उन केस में जो है 0.40% जो है वो प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। मूविंग अहेड, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इंट्रोड्यूस्ड फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। योर ऑप्शंस आर बैंक ऑफ अमेरिका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा जो था वो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन को या फिर वेरिफिकेशन को जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2015 इटसेल्फ। सो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सो देखिए इस तरह से जो है वो फैक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इट इज अ काइंड ऑफ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आप लोग यहाँ पे जो है उन क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे अगर आप लोगों ने मल्टीपल रिविजन जो है वो किए हुए हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द इनकम लिमिट फॉर CSIS सब्सिडी फॉर एजुकेशनल लोन। CSIS क्या है? सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। योर ऑप्शंस आर 4.5 लाख, 5 lakh, 6.5 lakh and 7 lakh itself. So the right answer will be option number A itself, that is 4.5 lakh. अब सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी के अंदर जो भी इंडिविजुअल जिनकी इनकम जो है वो 4.5 लाख से कम रहेगी वो लोग जो है वो इस सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन लोन, जहाँ पे इनको जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाएगी इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन लोन, जब भी एजुकेशन लोन जो है वो एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो 4.5 लाख जो है वो इनकम लिमिट रखी गई है यहाँ पे इंडिविजुअल्स के लिए, और उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पार्ट माना जाएगा जो भी इंडिविजुअल्स रहेंगे जिनकी इनकम 4.5 लाख पर ईयर से कम रहेगी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अंडरटेकन थ्रू मोबाइल बैंकिंग। योर ऑप्शंस आर मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, इजी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो अंडरटेक की जा सकती हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। मिनी स्टेटमेंट भी आप जो है वो अपनी प्रोसेस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल बैंकिंग, बैलेंस इंक्वायरी की जा सकती है, और ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस को है वो इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इसके अलावा और भी यहाँ पे देखिए हम लोग जो सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, शॉपिंग वगैरह की जा सकती है, मोबाइल रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है, टेंपल के लिए डोनेशन, फी पेमेंट, चेक स्टेटस को चेक कर सकते हैं हम लोग, हॉलिस्टिक डेबिट कार्ड, इसके अलावा ATM या फिर ब्रांच लोकेटर, ये सारी सर्विसेज जो है वो हम लोग मोबाइल बैंकिंग के थ्रू जो है वो एसेस कर सकते हैं। सो इस तरह से जो क्वेश्चन आप लोगों से फ्रेम किए जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग POS। POS क्या है? पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन। योर ऑप्शंस आर द कैश विड्रॉल लिमिट इज ₹500 ओनली। POS is used for making payments at merchant establishment. Banks have agreed to cap charges for cash withdrawal using POS. Option D is point of sales can process both debit and credit card transaction. So not true यहाँ पे पूछा गया है। Right answer will be option number A, that is cash withdrawal limit जो है 500 रुपीज़ रखी गई है from the POS, that is point of sales machine. So 500 रुपीज़ इज़ नॉट द लिमिट। भाई लिमिट के बारे में अगर हम लोग बात करें so यहाँ पे हम लोगों को जो RBI के द्वारा लिमिट देखने को मिलती है वो Tier 1 और Tier 2 सेंटर जो है वहाँ पे ये लिमिट 1000 रुपीज़ है, और Tier 3 और Tier 4 सेंटर्स के अंदर दिस लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1000 टू ₹2000 पर डे इटसेल्फ। सो दीज आर द लिमिट्स। सो इनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है अभी।
ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन हेल्प गिव इनसाइट इनटू मार्केटिंग? स्वॉट, पेस्टल, स्वॉक या फिर सोर। सो कौन सी जो है टेक्निक मार्केटिंग का इंसाइट देने में हम लोगों को जो हेल्प कर पाती है, मतलब मार्केटिंग एनालिसिस का पार्ट बन पाती है? सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, दैट इज स्वॉट, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इटसेल्फ। सो यहाँ से जो है वो हम लोग मार्केटिंग एनालिसिस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्वॉट एनालिसिस टेक्निक इटसेल्फ। ठीक है। इसी तरह से हम लोगों को मार्केटिंग के अंदर जो है वो अलग अलग रिटेल बैंकिंग की अगर मार्केटिंग की मैं बात करूं, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस देखने के लिए मिलते हैं। मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान देंगे मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर। मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन के अंदर हम लोग आंसर करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस, हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ फॉर द ऑफरिंग्स। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कंट्रोल, जहाँ पे जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी, करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे ऑपरेशनल लेवल के ऊपर या फिर स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल? योर ऑप्शंस आर providing suitable alternative avenues to alleviate problems. Option B is bank must resolve all customer complaint within 24 hours. Bank must correct mistake and compensate customers for financial loss due to bank errors. Option D is handling customer complaints promptly. So not correct statement यहाँ पे पूछी गई है with respect to grievance redressal, ठीक है। Right answer will be option number B itself, that is bank must resolve all customer complaints within 24 आवर्स। तो इस तरह से कुछ भी नहीं है। बैंक्स जो अगर एटीएम्स के रिगार्डिंग अगर किसी भी तरह का कोई, जैसे मान लो एटीएम से अगर कोई कस्टमर विड्रॉ करता है और उस केस में जो है वो कोई ग्रीवेंस राइज होता है, तो उस केस में T+5 डेज जो है वो गाइडलाइंस दी गई हैं कि T+5 डेज के अंदर उस अमाउंट को जो है वो रिक्रेडिट करना होगा कस्टमर के अकाउंट के अंदर। बस इस तरह की कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि कस्टमर की जो कंप्लेंट है दैट शुड बी रिजॉल्व विद इन 24 आवर्स इटसेल्फ। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ सीआरएम? सीआरएम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसका पर्पज कौन सा नहीं है? क्रिएटिंग अ प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर, 360 डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर, क्रिएटिंग कॉमन बकेट्स, मैक्सिमाइजिंग रिस्पॉन्स टाइम। सो सीआरएम का पर्पज कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। मैक्सिमाइज नहीं किया जाता भाई, मिनिमाइज हम लोग कर देंगे अपने रिस्पॉन्स टाइम को विद द हेल्प ऑफ दिस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इटसेल्फ। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बाकी कस्टमर की एक होलिस्टिक प्रोफाइल को क्रिएट करना, उसका 360 डिग्री व्यू क्रिएट करना और उसके लिए कॉमन बकेट्स बनाना जहां से कस्टमर के डेटा को हम लोग जो है वो टाइम टू टाइम फैच कर पाएं और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग फिर उसको जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएं। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are the qualities of internal staff? Your options are cross selling the right product, understanding customer profile, customer empathy या फिर all of the above. So internal staff that is employees के अंदर कौन कौन सी qualities होनी चाहिए उसके regarding ये question frame किया गया है। Option D will be the right one, मतलब जो employees हैं they should be able to cross sell the right product to the right customer, understanding the customer profile and customer empathy। अब ये empathy क्या होता है? putting yourself in the shoes of the customer, मतलब कस्टमर को जैसा फील हो रहा है, अगर आप कस्टमर की जगह होते तो आपको कैसा फील होता है, इसको बोला जाता है कस्टमर एम्पैथी। सो दीज ऑल आर द क्वालिटीज ऑफ द इंटरनल स्टाफ इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ ऑफ साइट एटीएम्स? ऑफ साइट एटीएम्स का एग्जांपल कौन सा बनेगा? एन एटीएम लोकेटेड इनसाइड अ बैंक ब्रांच, एन एटीएम लोकेटेड इन अ शॉपिंग मॉल, एन एटीएम एट द बैंक्स हेडक्वार्टर, एन एटीएम विद इन द बैंक प्रीमाइसेस। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑफ साइट एटीएम्स का एग्जांपल बनेगा। जो शॉपिंग मॉल के अंदर एटीएम जो है वो लोकेट किया गया उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑफ साइट एटीएम्स बोल देंगे। बाकी जो बैंक की ब्रांच, बैंक के हेडक्वार्टर या फिर बैंक प्रीमाइसेस में जो एटीएम सेटअप किए गए हैं उनको हम लोग ऑन साइट एटीएम्स जो है वो बोल देते हैं। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इज कंसिडर्ड टू हैव अ नो फिजिकल बाउंड्री? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या फिर फिजिकल एविडेंस? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, दैट इज प्लेस। अब देखिए मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम लोग जो है वो 7 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, ठीक है, इसके अलावा पीपल और प्रोसेस इटसेल्फ। सो ये 7 P's हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सो इनमें से यहाँ पे क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया था कि जिसके लिए कोई भी फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। सो प्लेस के लिए कोई भी फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल वर्ल्ड, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड की हेल्प से जो है वो या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है कहीं से भी किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजम्पशन पैटर्न चेंजेस कैन बी गॉज्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ MKIS, दैट इज मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनल रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो जो कंजम्पशन पैटर्न के अंदर कस्टमर्स की चेंज होता है उसको हम लोग जो है कौन से एलिमेंट की हेल्प से जो है वो गॉज कर सकते हैं इन केस ऑफ MKIS इटसेल्फ। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च। तो देखिए अलग अलग कंपोनेंट्स जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम और मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम। तो इन्हीं एलिमेंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया था कि ये जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न चेंज है ये किस एलिमेंट के थ्रू हम लोग जो है वो एसेस कर पाएंगे, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम के थ्रू। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गुड MKIS। योर ऑप्शंस आर डिसइंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम, आउटडेटेड डेटा एंड इनकंसिस्टेंट रिपोर्टिंग इटसेल्फ। सो फीचर्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम इज द फीचर ऑफ गुड MKIS। डिसइंटीग्रेटेड नहीं भाई, इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, अपडेटेड डेटा रहता है और कंसिस्टेंटली जो है वो रिपोर्टिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलती है विद रिस्पेक्ट टू द MKIS। दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज फॉर डिसीजन सपोर्ट। योर ऑप्शंस आर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो डिसीजन सपोर्ट के लिए कौन से जो टूल्स हैं उनका यूज किया जाता है, योर ऑप्शंस आर गिवन इन द क्वेश्चन और राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, दैट इज तीनों ही, चाहे वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो, चाहे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो और चाहे कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो, तीनों ही सिस्टम्स का यूज जो है वो किया जाता है फॉर मेकिंग अ proper decision by the decision makers with respect to the marketing information system itself. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ भीम ऐप। योर ऑप्शंस आर अप्लाइंग फॉर पर्सनल लोन, जनरेटिंग एंड स्कैनिंग QR फॉर द पेमेंट, ट्रेडिंग स्टॉक्स, असेसिंग डिटेल्ड क्रेडिट रिपोर्ट्स। अब भीम क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी इज द नेम ऑफ द ऐप। अब इसके फीचर्स के बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जनरेटिंग एंड स्कैनिंग QR कोड्स फॉर द पेमेंट। इट इज द फीचर ऑफ दिस भीम ऐप जहाँ पे हम लोग QR कोड्स को जनरेट और स्कैन कर सकते हैं फॉर मेकिंग वेरियस काइंड ऑफ पेमेंट्स इटसेल्फ, ठीक है। मोबाइल बेस्ड हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस भीम एप्लीकेशन। मूविंग अहेड, तो इस तरह से आप लोगों की जो भी एप्लीकेशंस रहती है मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ माइनर्स। तो माइनर्स का हम लोग जानते हैं कि सेविंग अकाउंट ओपन अप किया जा सकता है, उस केस में कौन सी चीज़ जो है वो अलाउ नहीं की जा रही है। योर ऑप्शंस आर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिपॉजिट ऑफ कैश, विड्रॉल ऑफ पासबुक एंड एक्सेस टू ऑनलाइन बैंकिंग। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो माइनर अकाउंट के केस में जो है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म लोन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोल देते हैं। सो माइनर अकाउंट के केस में दिस फैसिलिटी इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए भाई माइनर अकाउंट के रिगार्डिंग किसी और तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि भाई एज कितनी रहती है, अदर फीचर्स जो भी माइनर अकाउंट के हैं वहाँ से भी क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जा सकते हैं। देखिए ये जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स रहते हैं इनको डिस्कस करने का क्या बेनिफिट रहता है कि आप लोगों को आइडिया लग पाए कि किस किस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। टू होम वी कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। योर ऑप्शंस आर ट्रस्ट, सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड, ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेटेड ज्वाइंटली। तो इंटरनेट बैंकिंग की जो फैसिलिटी है वो किसको प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, ज्वाइंट अकाउंट विच इज बीइंग ऑपरेटेड ज्वाइंटली बाय द अकाउंट होल्डर्स। उस केस में जो है इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। बाकी इसके अलावा ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, तीनों को जो है वो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। सो दैट इज वाई दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैंडेटरी टाइम फ्रेम फॉर द बैंक टू रिजॉल्व फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन एंड डेली कंपनसेशन फॉर द डिले इटसेल्फ। योर ऑप्शंस आर T+2 days ₹50 per day, T+3 days ₹75 per day, T+5 days ₹100 per day, T+7 days ₹150 per day। तो ATM अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो उस केस में डेली कंपनसेशन जो है वो कितनी प्रोवाइड की जाएगी और मैंडेटरी टाइम फ्रेम क्या दिया गया है कि उस जो फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन है उसको रिजॉल्व करने के लिए कितना टाइम फ्रेम दिया गया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज T+5 days और ₹100 पर डे की जो है वो डेली कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी टू द कस्टमर इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस इज द टाइम फ्रेम विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द कस्टमर कि इस टाइम फ्रेम के अंदर जो कस्टमर को उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा बाय द बैंक इटसेल्फ। मूविंग अहेड,
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द डेली कैप फॉर मोबाइल बैंकिंग इज डिसाइडेड बाय द बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब जो मोबाइल बैंकिंग है उसके ऊपर जो डेली कैपिंग है, मतलब मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स कितनी की जा सकती हैं पर डे के अंदर या फिर पर ट्रांजेक्शन जो है कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके लिए जो डेली कैप्स सेलेक्ट किया जाता है वो कौन डिसाइड करता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया itself. That is why option C will be the right one for this particular question. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड फर्स्ट एटीएम इन इंडिया। मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट लास्ट इनसे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। योर ऑप्शंस आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। सो पहला एटीएम जो था वो किसके द्वारा, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया के अंदर? एचएसबीसी, दैट इज हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ चाइना के द्वारा जो था वो इस पहले एटीएम को जो था वो इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। इट इज डायरेक्टली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट? A person who stays in India for less than 182 days, a person who stays abroad but earns in India, a person who does not file income tax, a person whose income is greater than 15 lakh and not taxable in एनी कंट्री। सो रेजिडेंट किसको माना जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इटसेल्फ? ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। ऐसा इंडिविजुअल जिसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और वो किसी भी दूसरी कंट्री में जो है वो टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है इंडिविजुअल, तो उस इंडिविजुअल को जो है वो रेजिडेंट माना जाएगा एज पर द इनकम टैक्स गाइडलाइंस इटसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस है यहाँ पे। अगर एक इंडिविजुअल इंडिया के अंदर स्टे करता है फॉर 182 डेज और मोर, इसके अलावा जब भी वो इस रेजिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पहले स्टे इन इंडिया फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर इज 365 डेज और मोर and 60 days or more in the relevant financial year itself. So these are the conditions for being deemed to be a resident of India as per the income tax guidelines. So इन guidelines को आप लोगों ने ध्यान में रखना है अभी। Moving ahead, next question is 10 is a dash number, 10 digit, 11 digit, 12 digit या फिर 14 digit number. So 10 क्या है? 10 कितने नंबर का जो कितने डिजिट्स का जो है वो नंबर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10 डिजिट नंबर। 10 है क्या है? टैक्स डिडक्शन नंबर हम लोग जो है वो 10 नंबर बोल देते हैं। इट इज़ अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर एलोकेटेड टू दोज हु आर लाइबल फॉर डिडक्टिंग टीडीएस बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो ऐसी एंटिटीज़ जिनको जो है अलाउ किया गया है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि वो टीडीएस डिडक्ट कर सकती हैं, उनको जो है ये 10 नंबर इशू किया जाता है। सो इट इज़ अ 10 डिजिट नंबर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ क्लाइंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर? Your options are client of the investment manager can be either individual or institutional investors. Investment management involves the handling of only financial assets. Client of the investment manager can only be institutional investors. Management fee for investment managers may range from 1 to 2% annually. So not यहाँ पे जो है not पूछा गया नॉट बी अ क्लाइंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर। योर ऑप्शन विल बी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए के मतलब इन्वेस्टमेंट मैनेजर के अंदर हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो कैपिटल रेज करने का काम किया जाता है, तो इंडिविजुअल जो है दोज कैन नॉट बी द क्लाइंट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर। दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल इंश्योरेंस नॉट बी अवेलेबल? योर ऑप्शंस आर राइट, अर्थक्वेक, फ्लड एंड फायर। सो इंश्योरेंस जो है वो कौन से केस में अवेलेबल नहीं रहेगा कस्टमर के लिए? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज राइट्स। राइट्स क्या होते हैं? जो दंगे हो जाते हैं, दंगों के केस में किसी भी तरह की जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी इंडिविजुअल कस्टमर्स को, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट? योर ऑप्शंस आर टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस ओनली, टू इंटीग्रेट एंड मैनेज ऑल पार्ट्स ऑफ द क्लाइंट फाइनेंशियल लाइफ। Option C is to specialize in cross-border wealth management, to focus exclusively on the banking services. Right answer will be option number B, to integrate and manage all part of the client's financial life itself. So this is the objective of wealth management. अब wealth management की जो services हैं ये high net worth income customers को offer की जाती हैं, जहाँ पे जो clients रहते हैं उनकी financial life को जो है वो integrate और manage करने का काम किया जाता है by the wealth manager itself. That is why option B will be the right one for this particular question. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं। योर ऑप्शंस आर दे आर रेगुलेटेड बाय RBI, REITs अलाउ स्मॉल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, they do not provide any dividend income to the investor, they are exclusively for the institutional investors. So सही स्टेटमेंट पूछी गई है इनके रिगार्डिंग, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, क्योंकि
यहाँ पे जो है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है उन लोगों को भी अलाउ किया जाता है टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इटसेल्फ. So that is why option B will be the right one for this particular question. Moving ahead, next question is which of the following is not a wealth management product? Your options are alternative asset, portfolio management service, EPS या फिर म्यूचुअल फंड्स. सो EPS यहाँ पे जो है वो हमारा वेल्थ मैनेजमेंट का प्रोडक्ट नहीं रहेगा. इसके अलावा अल्टरनेटिव एसेट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स, दीज ऑल आर द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग ऑफर्ड इन अ वेल्थ मैनेजमेंट. इसके अलावा इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रियल एस्टेट सर्विसेज, रिटायरमेंट प्लानिंग, विल राइटिंग, strategic business strategy, these all will be the part of wealth management itself. Moving ahead, next question is what is the term used for banking other than traditional banking? Internet banking, investment banking, private banking या फिर corporate banking. So traditional, what is the term used for banking other than traditional banking? Traditional banking के अलावा और कौन सी टर्म जो है वो यूज़ की जाती है बैंकिंग के लिए? इंटरनेट बैंकिंग इज द राइट वन. मतलब ट्रेडिशनल बैंकिंग जहाँ पे हम लोग जो था वो फिजिकली ब्रांचेस के अंदर जो था वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते थे, कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करने के लिए ब्रांचेस में विजिट करना पड़ता था, उसको बोलते थे ट्रेडिशनल बैंकिंग. इसके लिए इसका आज की डेट में अपोजिट क्या हो रहा है? इंटरनेट बैंकिंग, जहाँ पे कस्टमर्स जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही, इंटरनेट के थ्रू ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो है वो अवेल कर पा रहे हैं. दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. Which of the following does not highlight the rationale behind the insurance products? Your options are probability, uncertainty, risk या फिर savings. So कौन सा कारण नहीं है behind the insurance products? Option D, that is saving. अब देखिए इंश्योरेंस हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर में किसी भी तरह का अगर जो भी पोटेंशियल लॉस हो सकता है, पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस मैं कहूँगा, उस पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस को कवर अप करने के लिए जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू द कस्टमर्स, तो यहाँ पे सेविंग्स जो है वो कोई भी कारण नहीं बन जाता है. सेविंग्स करने के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर नहीं किए जाते हैं. दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. रिस्क को अवॉइड करने के लिए, अनसर्टेनिटी या फिर प्रोबेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए जो हम लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं. दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम टैक्स ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अप्लाइज एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस, एट द टाइम ऑफ सेल, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी. अब जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनसे हम लोगों को जो मिली हुई है, जब उसका सेल किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी को जब सेल किया जाएगा उस टाइम के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी. मतलब उसके ऊपर जो इनकम आएगी उस इनकम को जो है वो टैक्स के रूप में वहाँ से जो है वो फिर उस इनकम से जो है टैक्स लिया जाएगा. मतलब जब भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को जब तक सेल नहीं किया जाता तब तक उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा. दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन. Moving ahead, next question is which section defines a person in Income Tax Act? Your options are Section 2, Clause 31 of the Income Tax Act 1961, Section 2, Clause 7 of the Income Tax Act 1961, Section 2, Clause 19 of the Income Tax Act 1961, Section 2, Clause 14 of the Income Tax Act 1961. So person किसको बोला जाएगा, किस सेक्शन के अंदर जो पर्सन को डिफाइन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो इट इज ऑल्सो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. इस तरह के फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं. अलग अलग क्लॉजेज, अलग अलग एक्ट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे अपने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर. तो वहाँ पे ये जो फैक्ट ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन है इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं. How portfolio management is different from the investment banking? Your options are portfolio management is all about managing clients' investment, whereas investment banking is all about raising the capital for the client. Option B is portfolio management is concerned with short-term trading, while investment banking deals with long-term investment. Portfolio management only serves individual clients, while investment banking only serves the corporate clients. Portfolio management deals with risk assessment, while investment banking handles the merger and acquisitions exclusively. So right answer will be option number A itself. That is जो portfolio management है वहाँ पे हम लोग जो क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट को, एसेट्स को मैनेज करते हैं, जबकि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है वहाँ पे फंड रेज या फिर कैपिटल को रेज करने के रिगार्डिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज कैन बी टेकन डिपार्टमेंटली? म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस दोनों को ही जो है वो बैंक्स जो है अंडरटेक कर सकते हैं डिपार्टमेंटली. यहाँ पे बैंक्स जो है किसी भी तरह के रिस्क में जो है वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं जब भी इन पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डील किया जाता है बैंक्स के द्वारा. सो दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. मूविंग अहेड, next question is which of the following is the formula for market capitalization? The total revenue generated by the company, the value of the company stocks calculated by multiplying the stock price by the number of outstanding of the equity shares, the total profit earned by the company, the total amount of debt the company has. Right answer will be option number B, that is जो market capitalization उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? The value of the company stock calculated by multiplying the
स्टॉक प्राइस बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑफ द इक्विटी शेयर। सो इस तरह से मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन को जो है हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्टिकल मैनेजमेंट? Focus on long-term goals and strategic planning, helps in achieving financial strategy by selecting the best alternative, deals with the vision and mission of the organization, primarily handled by the top level management. So tactical management का मतलब क्या है? ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। टेक्टिकल मैनेजमेंट की हेल्प से हम लोग जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज को अचीव करके बेस्ट अल्टरनेटिव को जो है वो सेलेक्ट कर पाते हैं। मतलब मल्टीपल स्ट्रेटेजीज में से जो बेस्ट अल्टरनेटिव हमारे लिए रहेगा, कौन सी हमारे लिए फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी वो बेस्ट आउटपुट लेकर के आएगी, उसी को हम लोग जो है वो मान लेते हैं टेक्टिकल मैनेजमेंट का पार्ट बोल देते हैं हम उसको। दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन जिनके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इटसेल्फ? योर ऑप्शंस आर टीडीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ इनकम, द डिडक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेमिटिंग द डिडक्टेड टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, द डिडक्टर रिसीव्स क्रेडिट फॉर द डिडक्टेड टैक्स बेस्ड ऑन द फॉर्म 26AS और टीडीएस सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिडक्टर, TDS is applicable only to individual not to the business. So not true statement यहाँ पे tax deducted at source के रिगार्डिंग पूछी गई है। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। दैट इज TDS इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स नॉट टू बिजनेसेस। ऐसा नहीं है अभी, सभी एंटिटीज जो है वो टैक्स के अंदर फॉल कर रही हैं वो हमारी जो है वो TDS का पार्ट बनेंगी। TDS इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज टू बिजनेस एंटिटीज एज वेल। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 1। अब सेक्शन 2 में हम लोग उन टॉपिक्स को देख पाएंगे जहां पे हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, बट हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन को यहां से देख लेंगे। मैस्लोज की थ्योरी में से सोशल नीड्स के एग्जांपल जो थी क्वेश्चन के अंदर पूछे गए थे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के रिगार्डिंग फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन जो थी हम लोगों से एग्जाम में पूछी गई थी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल देखने के लिए मिला हम लोगों को। सेविंग्स अकाउंट के रिगार्डिंग डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन सेविंग अकाउंट वर आस्क्ड कि किस तरह से जो था वो सेविंग्स अकाउंट के अंदर डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिला। इसके अलावा टाइप ऑफ रिस्क, यहाँ से हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिला ऑन द टाइप ऑफ रिस्क, जहां पे हम लोगों ने अलग अलग तरह के रिस्क का भी डिस्कस किए, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, मार्केट रिस्क। सो यहां से फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिला। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन 3, जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज कर पाए इस एग्जाम के कि कौन कौन से टॉपिक्स थे जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे अपार्ट फ्रॉम दीज अबव मेंशन सेक्शंस। डिजिटल बैंकिंग यूनिट, डिफॉल्ट, लॉस गारंटी, वर्चुअल बैंकिंग, इन ऑपरेटिव अकाउंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पैरा बैंकिंग एंड शेडो बैंकिंग। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉर्म 15G, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, विल राइटिंग, मार्केटिंग मिक्स, सरफेजी एक्ट, डिजिटल लैंडिंग, एमपिन। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिले, जहां से क्वेश्चन हम लोगों को अपने एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिले। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ दिस जून 2024 रिकलेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम RBWM कंपोनेंट। अब देखिए गाइज, अगर आप लोग एक्चुअल में जो है वो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो हमारे एडुटैप के द्वारा जो है वो सुपर क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। इस सुपर क्रैश कोर्स को जो है वो अवेल कर सकते हैं अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट, कन्फ्यूजन है, या फिर आप लोगों को जो है वो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एनी कंपोनेंट IE एंड IFS, PPB, AFM या फिर RBWM। तो यहाँ पे इस सुपर क्रैश कोर्स के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आप लोग जो है वो एडुटैप के द्वारा लॉन्च किए गए मास्टर कोर्स को भी एसेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को जब विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप लोग जैसे ही कोर्सेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जैब कोर्सेज पे क्लिक करने पे आप लोग जो है वो इस तरह से जो आप लोगों के सामने विंडो ओपन अप होगी, जहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मास्टर कोर्स अवेलेबल रहेंगे, PPB के लिए, IE एंड IFS के लिए, AFM के लिए, RBWM के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक कंबाइंड मास्टर कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो उस केस में जो है वो जैब का कंप्लीट मास्टर कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है बाय द एडुटैप इटसेल्फ, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू गाइज कैन हैव एन एक्सेस ऑन दिस मास्टर कोर्सेज as well as individual courses along with the another course that I showed to you, that is super crash course itself. So this is all for this video session from my side. I hope आज की ये जो डिस्कशन है इसके थ्रू आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी अपने इस आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर अटेम्प्ट करने में. So that is all from my side. Thank you.